हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम सायटिका के बारे में जानेंगे, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें से कुछ नसें निकलती हुए वो वहाँ पर दर्द होता है हमारे कमर के भाग में, और फिर वो दर्द यहाँ से कमर से लेकर नीचे की साइड में यहाँ तक हमारे पैर में जाता है, कमर से नीचे तक। इस तरह का दर्द इसमें होता है। तो इस वीडियो में सायटिका के बारे में सारी बातें जानेंगे। सायटिका क्या है, क्या लक्षण है, क्या इसके कारण है, कौन लोग हैं जिन्हें सायटिका होने का ज़्यादा खतरा है, और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि सायटिका क्या होता है। तो जैसे कि सायटिका में क्या होता है कि जो हमारी कमर होती है, कमर के भाग से लेकर यहाँ तक पीछे की साइड में पैर में यहाँ तक नीचे की तरफ कुछ नसें होती है जो कि दबने के कारण वहाँ पर सीवियर दर्द होता है। साथ ही में बहुत ज़्यादा उसमें नम्बनेस यानी कि सुन्नपन रहता है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। और ज़्यादातर केस में हम झुकते हैं और जब हमारा घुटना बेंड होता है उस दौरान हमें इसमें ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपने इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो लाल वाला पार्ट है यहाँ पर ज़्यादा दर्द होगा सायटिका में। अब समझते हैं कि सायटिका में एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसे कि रीढ़ की हड्डी हम सभी को पता है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, और रीढ़ की हड्डी में से यहाँ पर इसका मोटा पिक्चर दिखाया हुआ है। ऐसे छोटी छोटी वर्टिब्रास होती है, ये 1 2 3 4 ऐसे छोटी छोटी वर्टिब्रास होती है। तो ये वर्टिब्रास के बीच में, दो वर्टिब्रास के बीच में एक छोटी सी गद्दी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वर्टिब्रल डिस्क है जो ये भूरे कलर की है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली, यहाँ पर ये वाली। तो ये ऐसी वर्टिब्रल डिस्क होती है, और दो दो जो वर्टिब्रल बोन्स होता है, एक और ये दो वर्टिब्रल बोन्स के बीच में से ऐसे नसें निकलती है। ये नसें निकलती है जो कि हमारे पैर की पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करती है, निचले पूरे पार्ट को कंट्रोल करती है, सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक, हमारी स्पाइन तक ले जाती है ये नसें। तो किसी भी वजह से ये नसों में अगर दबाव आ जाए, ये नसें कंप्रेस होने लगे, तो हमें ये सायटिका का दर्द होने लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप जो देखो ये कंप्रेस्ड स्पाइनल नर्व दिखाई गई है। जो ये डिस्क है वो हर्निएटेड है, मतलब कि ये उसमें सूजन आ गई है थोड़ी, यहाँ पर आप लाल लाल देख सकते हो। तो इस वजह से ये नर्व जो निकली है वो दबेगी, तो उस वजह से जो दर्द होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा जो कमर से लेकर पैर के निचले भाग तक पीछे की तरफ दर्द इसमें होगा। और जो ये नर्व होती है इसे हम सायटिक नर्व कहते हैं। और जो सायटिक नर्व होती है वो जनरली एक नस नहीं होती, वो यहाँ से हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है, वर्टिब्रास में से जो 4 नसें निकलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 नसें निकलती है, जो कि L4 से लेकर S3 तक की जो नसें होती है वो मिलकर एक नस बनाती है, मोटी नर्व बनाती है। उसे हम सायटिक नर्व कहते हैं। तो ये सायटिक नर्व होती है, अगर कंप्रेस हो रही है तो दर्द होगा। अब जानते हैं कि क्या क्या इसके पीछे क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये सायटिका होता है। तो एक तो पहले स्लिप्ड और हर्निएटेड डिस्क, यानी कि अगर जो गद्दी है, जो डिस्क है, वर्टिब्रल डिस्क है, वो खिसक गई है, या तो फिर उसमें सूजन, हर्निया हो गया है, तो ये हो सकता है। स्पाइनल टेनोसिस होता है, तब भी होता है। स्पाइनल टेनोसिस का मतलब होता है जो हमारे बैकबोन होता है उनके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। और पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम में भी ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो पेन डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द नैरो मसल इन द बटक्स, हमारे जो बटक्स होते हैं उनके जो नैरो मसल्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर पेल्विक इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हो गया है तो होगा ये सायटिका। ट्यूमर हो गया है, कहीं पर गांठें बन गई है तो भी हो सकता है। और स्पॉन्डाइलोलिथेसिस में भी ये हो सकता है। ये तो कुछ कंडीशंस है जिनमें सायटिका का दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं, सायटिका के रिस्क फैक्टर के बारे में जानते हैं कि किन किन लोगों को सायटिका होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो जनरली एज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है
उन लोगों को ये ज़्यादा होने का खतरा रहता है, क्योंकि उन लोगों को जो बोन्स पर हर्निएटेड डिस्क ये सारी चीज़ें होने का ज़्यादा संभावना जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं उन लोगों में ये सब रहता है। तो उस वजह से बूढ़े लोगों में साइटिका होने का ज़्यादा खतरा रहता है। साथ ही में ओबेसिटी, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो उसकी वजह से उनकी स्पाइन के ऊपर लोड आएगा तो नर्व कंप्रेस होगी तो साइटिका का दर्द होगा। पुअर पोस्चर की वजह से भी ये दर्द हो सकता है साइटिका का। कुछ ऐसे लोग होता है जिनका काम ही ऐसा होता है कि उनकी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो उस दौरान भी ये होता है। साथ ही में प्रोलॉन्ग सिटिंग, जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते, उन लोगों को साइटिका होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और डायबिटीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी साइटिका होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये साइटिका के रिस्क फैक्टर्स थे। ये ग्रुप के जो पीपल हैं उन लोगों को साइटिका होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अब बात करते हैं साइटिका में क्या ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका, सबसे पहले तो NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स, ये दोनों दवाइयाँ जो कि दर्द और सूजन को कम करती है। तो साइटिका में पेन तो सीवियर होता है, तो इसमें जनरली एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल साथ में कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ आती है। और कोई भी पेन किलर दवाइयाँ जनरली इसमें एट्रोकॉक्सिब वगैरह दी जाती है। और मसल रिलैक्सेंट भी साथ में दिया जाता है। मसल रिलैक्सेंट में जनरली क्लोरजोक्साजोन होता है, क्लोरजोक्साजोन। ये भी NSAID और एनाल्जेसिक के साथ में ही, ये कॉम्बिनेशन में ही आपको दी जाएगी जनरली। स्टीरॉयड भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, बीटामिथाजोन या तो फिर हाइड्रोकोर्टिजोन या तो फिर जो प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सारे स्टीरॉयड भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस में टेबलेट फॉर्म में भी शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड देते हैं, और कुछ केसेस में जहाँ पर प्रॉब्लम है स्पाइन में इंजेक्ट भी करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं इसका, जो स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स होती है वो दी जाती है, जिससे जो नर्व रिलैक्सेंट होते हैं, जैसे कि गाबापेंटिन हो गई, प्रेगाबालिन हो गई, और मेट्रिप्टिलिन, नोट्रिप्टिलिन, ये सारी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ जो कि साइटिका में इस्तेमाल की जाती है। साथ ही में मल्टीविटामिन में खास करके विटामिन B12 की जो टेबलेट होती है वो दी जाएगी, या तो फिर जो मल्टीविटामिन की टेबलेट होती है वो भी दी जा सकती है। ज़्यादातर केसेस में B12 के इंजेक्शंस भी देते हैं, मिथाइलोकोबालामाइन के। उसके अलावा डॉक्टर साहब को एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, फिजियोथेरापी करने को बोलेंगे। ये भी काफ़ी हद तक सही है साइटिका में एक्सरसाइज और फिजियोथेरापी से बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा आपको। और आप आइस पैक और हीट पैक लगा सकते हो, वहाँ पर सिकाई कर सकते हो गर्म कपड़े से, गर्म पानी से, या तो फिर बर्फ़ लगा के जो कमर का पार्ट है वहाँ पर, तो उससे भी आपके जो साइटिका का दर्द है उसमें आराम मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं, कौन सी दवाइयाँ टेबलेट फॉर्म में देते हैं। तो जनरली जैसे कि हमने बात की, NSAID, एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट एक साथ में कॉम्बिनेशन वाली दवाई दी जाएगी, जिसमें डोलोकाइन MR आती है, एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और क्लोरजोक्साजोन, ये 3 कंटेंट इसमें आते हैं। जनरली ये सुबह शाम BD में दी जाती है, 2 टाइम देंगे तो भी आपको आराम हो जाएगा। इसके अलावा स्टीरॉयड कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं, जनरली OD या तो फिर बहुत रेयर केस में BD में देते हैं 5 या 10 दिन तक के लिए, फिर से वो टेपर करके बंद कर देते हैं स्टीरॉयड। इसके अलावा मिथाइलोकोबालामाइन, अल्फा लाइपोइक एसिड और पायरिडोक्सिन और फोलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आता है, न्यूरोकाइन प्लस, जो कि एक मल्टीविटामिन है, इसमें ये भी आपको देते हैं। जो मल्टीविटामिन क्या करता है कि हमारी जो नर्व्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, और इस वजह से वहाँ पर पेन कम हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में प्रेगाबालिन और मेकोबेलामाइन एक B12 ही है, मेकोबेलामाइन B12 का दूसरा नाम है। प्रेगाबालिन है वो एक एंटी एपिलेप्टिक दवाई है, और मेकोबेलामाइन है वो विटामिन B12 है। ये भी दी जाती है जनरली, ये OD में शाम को खाने के बाद दी जाती है। इसके अलावा कोरओई और कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी दी जा सकती है, जैसे कि नोट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन। डॉक्टर्स अपने हिसाब से
और आपकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करते हैं। अलग अलग और भी ट्रीटमेंट हो सकती है इसके अलावा, लेकिन जो ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो सेम रहेगा। NSAID, स्टेरॉयड, एंटी एपिलेप्टिक और मल्टीविटामिन। और विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी कभी कभी लगते हैं, और एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से 5 या 10 देते हैं। तो इस तरह से होती है साइटिका की ट्रीटमेंट। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइटिका की ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या कारण है और किन लोगों को ये ज़्यादा होने का खतरा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।